फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में यूटेरिया पब्लिकेशन का करेंट अफेयर्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर के 100 तक के जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वन लाइनर फॉर्म में, फटाफट 100 क्वेश्चन, उसे हमने कंप्लीट करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह सब हो चुका है पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग टॉपिक नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का पूर्ण रूप देखेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए याद करने का प्रयास करेंगे। लाइफ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ का फुल फॉर्म लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है UIDF। UIDF का फुल फॉर्म अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट है गोवर्धन। गोवर्धन का फुल फॉर्म गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। गोवर्धन का फुल फॉर्म एक बार फिर से बोलिएगा, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। नेक्स्ट है पीएम प्रणाम, माफ करेगा, पीएम प्रणाम है। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन। पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड एम्लियरेशन ऑफ मदर अर्थ है। पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड एम्लियरेशन ऑफ मदर अर्थ है। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड एम्लियरेशन ऑफ मदर अर्थ। नेक्स्ट है पीएम विकास। पीएम विकास का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। नेक्स्ट है मिष्टी। मिष्टी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? MISHTI। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो मैनग्रोव, गौर सुनिएगा, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोरेलाइन। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोरेलाइन हैबिट्स एंड टेंजिबल इनकम। एक बार फिर से, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोरेलाइन हैबिट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। नेक्स्ट है PACS। PACS का फुल फॉर्म प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। नेक्स्ट है भारत श्री। भारत श्री का फुल फॉर्म भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है LGD। LGD का फुल फॉर्म लैब ग्राउंड डायमंड्स। लैब ग्राउंड डायमंड्स। नेक्स्ट है JAM। JAM का फुल फॉर्म जन धन आधार मोबाइल। जन धन आधार मोबाइल। एक बार आप लोग भी अपना देख लीजिए। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक दो बार आप लोग देखेंगे, याद आराम से हो जाएगा। लाइफ का फुल फॉर्म लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। UIDF का फुल फॉर्म अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। गोवर्धन का फुल फॉर्म गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड एम्लियरेशन ऑफ मदर अर्थ। पीएम विकास का फुल फॉर्म पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। मिष्टी का फुल फॉर्म मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोरेलाइन हैबिट्स एंड टेंजिबल इनकम। PACS का फुल फॉर्म प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। भारत श्री का फुल फॉर्म भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। LGD का फुल फॉर्म लैब ग्राउंड डायमंड्स। JAM का फुल फॉर्म जन धन आधार मोबाइल। आई होप यह याद हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 3 देखते हैं। 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव देखेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आदि पेरक्कू उत्सव। आदि पेरक्कू उत्सव अगस्त महीना में मनाया गया था। कहाँ? तमिलनाडु में। इसे आप लोग ध्यान दें या ना दें, लेकिन आप लोग स्थल को ध्यान दीजिएगा, कौन से राज्य में मनाया गया है, यह क्वेश्चन आता है। आदि पेरक्कू उत्सव तमिलनाडु में। आदि पेरक्कू उत्सव तमिलनाडु। पुस्तकालय महोत्सव अगस्त महीने में नई दिल्ली। पुस्तकालय महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। बोनालू त्यौहार हैदराबाद और तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना में बोनालू उत्सव। नेक्स्ट है चंचिन ग्रेजिंग महोत्सव। चंचिन ग्रेजिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। चिखल कालो महोत्सव। चिखल कालो उत्सव गोवा में मनाया गया है। बितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर। बितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर। हेमिस महोत्सव लद्दाख। राजा कृषि महोत्सव ओडिशा। राजा कृषि महोत्सव कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर।
पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर में। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर। लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर। बिहान मेला कोध जनजाति के द्वारा मनाया गया है। बिहान मेला कोध जनजाति के द्वारा कहाँ? ओडिशा में। मोनलम चेनमो फेस्टिवल। मोनलम चेनमो फेस्टिवल यह मनाया गया मई महीने में लद्दाख में। नेक्स्ट है माता खीर भवानी मेला। माता खीर भवानी मेला मई महीने में मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। थावे महोत्सव। थावे महोत्सव अपना बिहार में अप्रैल महीने में मनाया गया है गोपालगंज बिहार में। थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार में मनाया गया है। गज उत्सव। गज उत्सव अप्रैल महीने में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में मनाया गया है। नेक्स्ट है मतुआ धर्म महामेला। मतुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल। सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। सियांग उनिंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। भूमचू महोत्सव सिक्किम। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई। आदि महोत्सव नई दिल्ली। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 11 से 19 फरवरी के बीच मुंबई में मनाया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव फरवरी 2023 में बीकानेर राजस्थान में मनाया गया, जो कि 25 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक यह कार्यक्रम चला था। नेक्स्ट है खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो है कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मनाया गया। ऑरेंज फेस्टिवल। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में मनाया गया। तोरंगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। तोरंगिया उत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद। मेला माघी पंजाब। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल। विज्ञान साहित्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? भोपाल में। अवतार महोत्सव राजस्थान। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली। स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। बांग्ला महोत्सव मेघालय। बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर। अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। संगाई महोत्सव मणिपुर। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे, आप लोग टेंशन ना लें, एक बार बस देख लें। पहलगाम पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर। नुआखाई महोत्सव ओडिशा। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर। बथुकम्मा फूल महोत्सव तेलंगाना। चलिए अब फिर से अब देखते हैं, एक बार और देख लेंगे, याद हो जाएगा। आदि पेरक्कू उत्सव तमिलनाडु में मनाया गया है। पुस्तकालय महोत्सव नई दिल्ली। बोनालू त्योहार हैदराबाद और तेलंगाना। चचिन ग्रेजिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। चिखल कालो उत्सव गोवा में मनाया गया है। चिखल कालो उत्सव। बितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर। बितस्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर। हेमिस महोत्सव लद्दाख। राजा कृषि महोत्सव ओडिशा। राजा कृषि महोत्सव ओडिशा। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में मनाया गया है। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर। बिहान मेला जो कि कोध जनजाति के द्वारा मनाया गया है ओडिशा में। मोनलम चेनमो फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया है। मोनलम चेनमो फेस्टिवल। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार। गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। मतुआ धर्म महामेला मतुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में। सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। भूमचू महोत्सव सिक्किम। भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई। आदि महोत्सव नई दिल्ली। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई 11 से 19 फरवरी के बीच। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां जो मनाया गया बीकानेर राजस्थान में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड। तोरंगा उत्सव अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद। मेला माघी पंजाब। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल। अवतार महोत्सव राजस्थान। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा।
वांगला महोत्सव नवंबर 2022 में मेघालय में, वांगला महोत्सव मेघालय। अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली। पहलगाम पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर। नुआखाई महोत्सव ओडिशा। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर। बथुकम्मा फूल महोत्सव तेलंगाना। इसे याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब है टॉपिक नंबर 4, केंद्रीय बजट 2023-24। केंद्रीय बजट 2023-24 इसे भी हम लोग देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल में पहला बजट है। 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया गया। यह अमृतकाल में पहला बजट है। गौर से सुनते चलिएगा। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 3 चीज़ क्या क्या है वो ध्यान दीजिएगा। पहला है नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। तीसरा बृहद आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करना। एक बार फिर से सुनिएगा। पहला, नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। बृहद आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट है अमृतकाल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। नेक्स्ट है पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। चौथा है हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुल 45.03 लाख करोड़ का बजट पास किया गया। 45,03,097 करोड़ का बजट पास किया गया। 45,03,097 करोड़ 45,03,097 करोड़ का बजट पास किया गया। 45.03 लाख करोड़। चलिए इसके बारे में देखते हैं। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना रखा गया है। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान 45,03,097 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 26,32,281 करोड़ और वही पूंजीगत प्राप्तियां 18,70,816 करोड़। राजस्व प्राप्तियां 26,32,281 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 18,70,816 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान कितना रहने वाला है। 45,03,097 करोड़ में कुल खर्च होने का अनुमान राजस्व खर्च जो है 35,02,136 करोड़। राजस्व खर्च कितने होंगे तो 35,02,136 करोड़। वही पूंजीगत खर्च जो होगा 10,09,161 करोड़। 10,09,161 करोड़। ध्यान दीजिएगा। चलिए आंकड़ा है, इसका आंसर मैं थोड़ा स्लोली चल रही हूँ। विभिन्न घाटा दिया गया है 2023-24 का बजट अनुमान। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9%, कुल 17,86,816 करोड़। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9%, कुल जो है 17,86,816 करोड़। वही राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9%। राजकोषीय घाटा 5.9% और राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9%, कुल 8,69,855 करोड़। वही प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.7%, कुल 4,99,867 करोड़। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3%, कुल 7,06,845 करोड़। इसे नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
नोट में दिया गया है, सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17,86,816 करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपया उधार या फिर कर्ज लेना पड़ेगा। कितना? तो 17.87 लाख करोड़ जो है उधार या फिर कर्ज लेना पड़ेगा। आखिर रुपया कहाँ से आता है? रुपीज कम्स फ्रॉम। आखिर रुपया कहाँ से आता है? बजट 2023-24 के शीर्ष 6 मद थे, कौन कौन सा था? तो एक है उधार और अन्य देयताएं से 34%। उधार और अन्य देयताएं से कितना परसेंट? 34%। माल और सेवा कर जीएसटी से 17%। माल और सेवा कर से 17%। निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स से 15%। आयकर से 15%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%। सीमा शुल्क से 4%। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, उधार और अन्य देयताएं से 34% आता है। माल और सेवा कर जीएसटी से 17%। निगम कर और आयकर से 15% आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% और सीमा शुल्क से 4%। आई होप याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर रुपया आता कहाँ है? वहाँ से हम देख लें रुपया कहाँ से आता है, वो हमने देख लिया। अब रुपया कहाँ जाता है? बजट 2023-24 के शीर्ष 6 मद है, कौन कौन सा है? एक है सबसे पहले ब्याज अदायगी में। ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, 20% ब्याज अदायगी में चला जाता है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18% चला जाता है। 18%। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 17%। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9%। केंद्रीय प्रायोजित योजना में 9% और रक्षा क्षेत्र में 8% खर्च हो जाता है। सुना आपने? ब्याज अदायगी में 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 17%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9%, केंद्रीय प्रायोजित योजना में 9% और रक्षा क्षेत्र में 8%। क्लियर। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई है, जो अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तर्षि की भांति कार्य करती है। 7 प्राथमिकताएं देखते हैं कौन कौन सा है। एक है समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फास्ट क्यों नहीं करवा रही हूँ। पहली बात यह करेंट अफेयर्स है, पहली बार आप लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इस कारण से ही मैं आप लोग को 2 बार 3 बार रिविजन करवाने का प्रयास करती हूँ, यहीं पर आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्राथमिकता 1 देखते हैं, समावेशी विकास, कृषि एवं सहकारिता। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप्स खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चरल एक्सीलेटर फंड स्थापित की जाएगी। 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। कितने करोड़ की लागत से? 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नामक बजट भाषण में लिया। यहाँ पे गौर करिएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत जो है श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। मोटे अनाज के लिए कौन सा नाम दिया गया है? तो श्री अन्न नाम दिया गया है। और श्री अन्न का
उत्पादक में सबसे बड़ा देश है और निर्यातक में दूसरा सबसे बड़ा भारत जो है देश है। नेक्स्ट है, भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योग को आर्थिक सक्षम बनाना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए कितना लाख रुपया? तो 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल वर्धन। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने नर्सिंग कॉलेज? 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन के लिए वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए मिशन की शुरुआत की जाएगी। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अब है प्राथमिकता नंबर 2, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बताना। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। कितने ब्लॉक में? 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस सब बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में साधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। कहाँ? तो कर्नाटक में। ऊपरी भद्रा परियोजना कहाँ? कर्नाटक में। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया। 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया। भारत साझा पुरालेख निधान। भारत साझा पुरालेख निधान। यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। नेक्स्ट है प्राथमिकता नंबर 3, अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा।
शहरी अवसंरचना विकास कोष यूआईडीएफ शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टीयर 2 तथा टीयर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराएगी। शहरी अवसंरचना विकास कोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिकता नंबर 4, सक्षमता को सामने लाना। सक्षमता को सामने लाना। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। एमएसएमई बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 3900 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया गया और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी में हटाया गया। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। नेक्स्ट है प्राथमिकता नंबर 5, हरित विकास। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया था, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई। लाइफ आगे हमने बताया था, लाइफ का फुल फॉर्म 19,700 करोड़ रुपए के लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। 19,700 करोड़ रुपए के लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। लद्दाख से 11 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। माफ करिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। अब है पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम राष्ट्रीय रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावरण और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। प्राथमिकता नंबर 6, युवा शक्ति। युवा शक्ति अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इस योजना में इंडस्ट्री
4.0 जैसे कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजना की सुलभता सुगम कराना। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्ति का सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पर्यटन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने? तो 50 पर्यटन गंतव्यों को। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई है। स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है प्राथमिकता नंबर 7, लास्ट प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री। वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी या भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFAC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFAC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 टू द पॉइंट दिया गया, यहाँ पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने की प्रस्ताव किया गया है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई हैं, जो निम्न है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण लगा। 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण लगा। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। नेक्स्ट है पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया। प्रति व्यक्ति आय दोगुना से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर कितना हो गई? 1.97 लाख रुपए हो गई। व्यक्तिगत आयकर। नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्ति को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक के आय वाले व्यक्ति को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिए गए हैं। देखते हैं वार्षिक आय। अगर 0 से 3 लाख रुपए अगर आपके पास है तो कर की दर जो होगी या शून्य होगी। 3 से 6 लाख रुपए 5%, 6 से 9 लाख रुपए 10%, 9 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख रुपए वार्षिक आय तो 20% लगेंगे और 15 लाख रुपए से ऊपर जो होगा यह 30% टैक्स आपकी लगेगी। 0 से 3 लाख रुपए शून्य लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख रुपए 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20 और 15 से ऊपर का 30। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान पेंशनभोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान पेंशनभोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटाकर 39% हो जाएगी। बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च 79,590 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च कितना होगा? 79,590 करोड़। 79,590 करोड़। जल जीवन मिशन पर 70,000 करोड़। मनरेगा पर 60,000 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान पर 60,000 करोड़। एक बार फिर से सुनिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना पर 79,590 करोड़, जल जीवन मिशन पर 70,000 करोड़, मनरेगा पर 60,000 और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर 60,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय। परिवहन 5,17,034 करोड़। परिवहन पर कितना व्यय होगा? तो 5,17,034 करोड़। रक्षा पर 4,32,720 करोड़। 4,32,720 करोड़। ग्रामीण विकास पर 2,38,204 करोड़। वही शिक्षा पर 1,12,899 करोड़। परिवहन 5,17,034 करोड़। रक्षा पर 4,32,720 करोड़। ग्रामीण विकास पर 2,38,204 करोड़ और शिक्षा पर 1,12,899 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट 2023-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च। रक्षा मंत्रालय में खर्च 5.94 लाख करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.70 लाख करोड़। रेल मंत्रालय पर खर्च 2.4 लाख करोड़। उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2.06 लाख करोड़ और गृह मंत्रालय पर खर्च 1.96 लाख करोड़। स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें तो ले लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। चलिए मैं आगे तब तक बढ़ती हूँ। आगे दिया गया है टॉपिक नंबर 5, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य।
भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का जो लक्ष्य 2023 तक है। WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य WHO ने कब तक रखा? 2030 तक रखा है और भारत जो है 2023 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 तक। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023 तक। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023 तक लक्ष्य रखा गया है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराना पहले लक्ष्य 2022 निर्धारित किया गया था, अब कितना कर दिया गया है? 2024 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक। हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 तक रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। 100% मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। वही 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक रखा गया है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, एक बार और देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, आप लोग फिर से एक बार देख लेंगे। आगे है टॉपिक नंबर 6। 31 जनवरी टॉपिक नंबर 6 में दिया कि आर्थिक समीक्षा 2022-23। आर्थिक समीक्षा 2022-23। 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। नोट में दिया गया है 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। 1964 के बाद ऐसा होने लगा, एक दिन पहले इसे पेश किया जाने लगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की GDP में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान।
भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान 2021-22 का अंतरिम अनुमान जीडीपी में वृद्धि 8.7% और राजकोषीय घाटा 6.7%। 2022-23 का पहला अग्रिम अनुमान 7.0%, राजकोषीय घाटा 6.4%। 2023-24 में अनुमानित 6 से 6.8% की वृद्धि, 6 से 6.8% की वृद्धि। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों का निवल शून्य प्रतिज्ञा, विभिन्न राष्ट्र और लक्षित वर्ष दिया गया है। विभिन्न देशों का निवल शून्य प्रतिज्ञा कब तक है? भारत का 2070 तक। निवल शून्य प्रतिज्ञा कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2070 तक। रूस, चीन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब लक्ष्य रखा है 2060 तक। तुर्की 2053 तक। अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यह सब अपना लक्ष्य रखा है 2050 तक। भारत जो है 2070, रूस, चीन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब 2060 तक, तुर्की 2053 तक। बाकी सब जो देश है अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यह सब अपना जो लक्ष्य रखा है 2050 तक। और जर्मनी अपना लक्ष्य रखा है 2045 तक। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि। कृषि और संबंध क्षेत्र 2021-22 में वृद्धि 3.0%, 2022-23 में वृद्धि 3.5%। 2022-23 में कितना वृद्धि हुआ है? तो 3.5%। औद्योगिक क्षेत्र में 10.3% वृद्धि, वही 2022-23 में 4.1% वृद्धि। सेवा के क्षेत्र में 9.1% की वृद्धि हुई है, 9.1%। इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैप दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र। यहाँ पे कुछ बातें दिया गया है। वर्ष 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान। वैक्सीन निर्माण में भारत का स्थान पहला है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में भारत का स्थान पहला है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। गौर करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। वैक्सीन निर्माण में भारत का स्थान पहला, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में भारत का स्थान पहला है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान पहला नहीं दूसरा है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। मोबाइल फोन निर्माण में भारत का स्थान दूसरा। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत का स्थान तीसरा, और अंडा उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा है। फार्मास्यूटिकल्स या फिर फार्मा उद्योग में भारत का स्थान तीसरा। यात्री गाड़ियों के निर्माण में चौथा स्थान है। भारत का स्थान चौथा है। रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान चौथा है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान छठा है। विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान सातवां है। मांस उत्पादन में भारत का स्थान आठवां है। और विश्व व्यापार के सेवा आयात में भारत का स्थान 10वां है। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा टू द पॉइंट में दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 कुल 12 अध्यायों में बांटकर दिया गया है। अध्याय 1 है अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 पूर्ण सुधार। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी। 7.2% शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक हो गई थी। वित्त वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान एडीबी द्वारा 7%, मूडी के द्वारा 7%, फिच के द्वारा 7%, वर्ल्ड बैंक के द्वारा विकास दर जो रखा गया है 6.9%। विश्व बैंक वाला ध्यान रखिएगा 6.9%। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा विकास दर रखा गया 7%। IMF के द्वारा 6.8%। RBI ने 6.8% विकास दर रखा है। SBI ने भी 6.8%। OECD ने 6.6% रखा है।
IMF 6.8, RBI 6.8, SBI 6.8 और ADB 7%, मूडी 7, फिच 7 और वर्ल्ड बैंक 6.9% विकास दर भारत का रखा है। नोट, इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर 6.9 अनुमानित किया गया है। इन सभी एजेंसियों के द्वारा भारत का औसत विकास दर कितना रखा गया है, अनुमानित किया गया है, तो 6.9% अनुमानित किया गया है। क्रय शक्ति क्षमता PPP के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति क्षमता PPP के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अध्याय 2 दिया गया है, भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य आशावादी तथा विश्वसनीय। यह अध्याय यह दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्षों की तुलना में अब भारत का विकास परिदृश्य बेहतर नजर आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए तैयार है। सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन से बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार लेखा तैयार की गई है। अध्याय नंबर 3, राजकोषीय विकास राजस्व सुधार। अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष कर में दमदार वृद्धि से संभव हुई। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसत मासिक सकल GST संग्रह में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच के अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ऋण GDP अनुपात एक दायरे में रखना संभव हो पाएगा। अध्याय नंबर 4 है, मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष। RBI ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की। सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात घटकर पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर 5% पर पहुंचा। भारत ने वित्त वर्ष 2023 में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा। यही सब यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही। सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई, जो निम्नलिखित है। प्रमुख कच्चे माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती की गई। कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया गया। अध्याय नंबर 6, सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक व्यवस्था। जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में GDP का 2.1% हो गया। बाल मृत्यु दर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों को सत्यापन किया गया है। कितना? 22 करोड़ लाभार्थियों को सत्यापन आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया है। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया है। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है कि UNDP के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005-06 से वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से उबर गए। वर्ष 2023 से 2047 तक 14,500 से अधिक PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। 2023 से 2027 के बीच 2023 से 2027 तक 14,500 14,500 से अधिक PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके की 220 करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दी गई। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया गया, जिसका सत्यापन आधार से होता है। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों में ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।
अध्याय नंबर 7 जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने अब 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। इससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आ जाएगी। भारत अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कम कर देगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। वही सब दिया गया यहाँ पे, देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए इसे भी मैं कंप्लीट करवा ही देती हूँ, छोड़ना क्या। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने के ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया गया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे जारी करने एवं इसका स्थापन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया है। वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू की गई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम 50 MMT की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली जाएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि की जाएगी और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अधिष्ठापित किया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए और इन्हें मजबूत किया जा रहा है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के लिए 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC को सूचित करने के लिए भारत ने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किया। भारत ने अपना पहला NDC अक्टूबर 2015 में UNFCCC को प्रस्तुत किया था, जिसमें 8 लक्ष्य शामिल किए थे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7204 मिलियन टन है। 7204 मिलियन टन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7204 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है 1024 मिलियन टन। सबसे ज़्यादा कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में 1024 मिलियन टन। उसके बाद मध्य प्रदेश 609 मिलियन टन का स्थान है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं, जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का 75% इसमें रहते हैं। देश के 17 टाइगर रिजर्व CAFETS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं और 2 को अंतर्राष्ट्रीय T+2 पुरस्कार मिल चुका है। 2 को अंतर्राष्ट्रीय T+2 पुरस्कार मिल चुका है। 17 टाइगर रिजर्व को CAFETS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, 2 को अंतर्राष्ट्रीय T+2 पुरस्कार मिल चुका है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 है। भारत में एशियाई शेरों की आबादी कितनी है 674 और तेंदुए की संख्या जो है 12,852। तेंदुए की संख्या 12,852 है और शेर की संख्या 674 है।
पूरे विश्व के 60% से अधिक हाथियों की आबादी कहाँ है? तो भारत में है। पूरे विश्व के 60% से अधिक हाथियों की आबादी कहाँ है? तो भारत में है। अध्याय नंबर 8, कृषि और खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जिसमें खरीफ फसलों का उत्पादन 104.9 मिलियन टन अनुमानित है। खरीफ फसल 104.9 मिलियन टन। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में सिर्फ 3.0% की वृद्धि देखी गई। 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में सिर्फ 3.0% की वृद्धि देखी गई। इधर वृद्धि कर रहा है 6 वर्षों में 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से। चलिए नेक्स्ट है। 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। तो 18-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई, किसानों को सभी जरूरी फसलों की उत्पादन लागत को कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो 18-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि किसानों को सभी जरूरी फसलों की उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार कृषि भूमि 2018-19 के बाद से खरीफ रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए एमएसपी दिया जा रहा है। 23 दिसंबर 2022 तक 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 से की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 से किया गया है। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं। 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया था। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया था। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष पहल के माध्यम से भारत मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। सहकार से समृद्धि विजन को साकार कराने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। गौर से सुनते चलिएगा आप लोग ध्यान से। सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। 2021-22 के दौरान कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का 10.9% था। 2021-22 के दौरान कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का 10.9% था। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार अगले 1 साल के लिए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। कोविड-19 महामारी के चलते गरीबों को हुए आर्थिक व्यवधान के कारण अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हुई थी। अभी तक इसके आगे भी विभिन्न चरणों को लागू किया जा रहा है। चरण 7 अक्टूबर से दिसंबर 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है।
इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किया जाता है। पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना के तहत 1.74 करोड़ किसानों को 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 9 है। ये बहुत सारा दिया गया है इससे संबंधित। उसके बाद वर्ष 2023 में हुए प्रमुख निधन को देखेंगे। चलिए इसे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। अध्याय नंबर 9 उद्योग अस्थायी विकास। सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद से अधिक रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है, जिसके हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2021 में 29 करोड़ यूनिट भारत ने कर दिया। भारत विश्व की सबसे अधिक जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति में 20% की हिस्सेदारी रखता है। फार्मास्यूटिकल्स या फार्मा उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। फार्मास्यूटिकल्स या फार्मा उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 4 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2019 में एफडीआई $180 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में $699 मिलियन हो गया। भारत विश्व के 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भी है। भारत का लक्ष्य 2025 तक $1 ट्रिलियन को डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 2019 में $4.4 बिलियन से वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन तक लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कोयले का उत्पादन बढ़कर 9 से 11 बिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन को और बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई थी। यह 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मेक इन इंडिया 2.0 जो है यह 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 जो है सेवा क्षेत्र शामिल हैं। मेक इन इंडिया 2.0 27 क्षेत्रों के साथ साथ 24 उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसरण में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने PLI योजना शुरू की है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसरण में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने PLI योजना शुरू की है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए PLI योजनाएं अगले 5 वर्षों में अनुमानित 4 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के साथ 24 श्रेणियों में शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2022 में PLI योजनाओं के अंतर्गत 47,500 करोड़ रुपये का निवेश देखा गया। वित्त वर्ष 2022 में PLI योजनाओं के अंतर्गत 47,500 करोड़ रुपये का निवेश देखा गया। अध्याय नंबर 10 सेवाएं शक्ति का स्रोत। वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सेवा निर्यात $254.5 बिलियन रहा। वित्तीय सेवाओं को परिवर्तन करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र के सूची में भारत को 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र के सूची में भारत को 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। भारतीय बीमा बाजार दुनिया में 10वां सबसे बड़ा है। भारतीय बीमा बाजार दुनिया में 10वां सबसे बड़ा है। अध्याय नंबर 11 वैश्विक क्षेत्र सतर्क और आशावान।
अध्याय 11 है वैश्विक क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्र और सतर्क और आशावान। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात $332.8 बिलियन रहा। व्यापार निर्यात कितना रहा? तो $332.8 बिलियन। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात $551.7 बिलियन रहा। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात $551.7 बिलियन रहा। भारत ने अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इस सूची में सबसे नया भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ था। इससे पहले भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है, जिस पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित किए गए थे और आधिकारिक तौर पर यह 1 मई 2022 को प्रभावी हुआ था। आसियान सदस्यों और 6 अन्य WTO सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित और 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ। कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए अगस्त 2022 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी। अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी। कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 में मौजूद प्रावधानों को बढ़ाते हुए प्रारंभ किया गया था। कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 में और ऐसे कृषि उड़ान योजना शुभारंभ किया गया था अगस्त 2020 में। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता घाटा जीडीपी का 3.3% दर्ज किया गया। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता घाटा जीडीपी का 3.3% दर्ज किया गया। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता शेष जीडीपी का 4.4% दर्ज किया गया। दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? $562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें दीर्घकालिक ऋण 478.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अल्पकालिक ऋण 131.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अध्याय नंबर 12 भौतिक और डिजिटल अवसंरचना। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत कुल 141.4 लाख करोड़ रुपए की 79,151 परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। 79,151 परियोजनाएं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत वित्त वर्ष 2019-20 से अगले 5 वर्षों वित्त वर्ष 2024-25 के लिए की गई थी। अगस्त 2021 में शुरू हुई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ कार्य कर रही है। अगस्त 2021 में शुरू हुई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ कार्य कर रही है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत 23 अगस्त 2021 को की गई थी। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत 23 अगस्त 2021 को की गई थी। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 0.9 लाख रुपए का मुद्रीकरण लक्ष्य हासिल किया गया। वित्त वर्ष 2023 के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है। 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लक्ष्य क्षमता 40 गीगावाट है। जिसकी कुल लक्ष्य क्षमता कितना है? तो 40 गीगावाट। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17.2 लाख गीगावाट आवर विद्युत का उत्पादन हुआ। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल 59.1%, द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा 27.5% और तृतीय सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रो का रहा 11.7%। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका रहा? तो थर्मल का रहा, ताप ऊर्जा का रहा 59.1%, दूसरा हिस्सा रहा अक्षय ऊर्जा का 27.5% और तृतीय सबसे बड़ा हिस्सा रहा हाइड्रो का 11.7%। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया। 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का निर्माण किया गया। वित्त वर्ष 2023 में 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।
भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई जो है 14,850 किलोमीटर है। भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई जो है 14,850 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय जलमार्ग की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जिसे देश में नेशनल वाटर की कुल संख्या 111 हो गई। 100 साल पुराने अधिनियम के स्थान पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया गया, ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पत्तनों को निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। 68,031 मार्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 68,031 मार्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 2019-22 के दौरान यूपीआई आधारित लेन देन के लिए मूल्य के संदर्भ में 121% का वृद्धि और मात्रा के संदर्भ में 115% की वृद्धि देखी गई। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ है। भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 117 करोड़, जिसमें से 44.3% उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। 44.3% उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र से हैं। नवंबर 2022 तक कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 97% मोबाइल फोन वायरलेस द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% है, जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा 270% और बिहार में सबसे कम 55.4% है। बिहार में सबसे कम है 55.4% और दिल्ली में सबसे ज़्यादा 270%। 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि हुई। 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि हुई। जून 2022 की स्थिति के अनुसार लगभग 84 करोड़ ग्राहकों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। जून 2022 की स्थिति के अनुसार लगभग 84 करोड़ ग्राहकों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं। विभिन्न संकेतक NFHS 5 के अनुसार वर्ष 2019-21 के लिए, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार वर्ष 2020 के लिए कुल प्रजनन दर 2.0, शिशु मृत्यु दर 2019-21 35.2 और 2020 के लिए 28, मातृ मृत्यु दर 97 2018 से 20 के लिए, नवजात मृत्यु दर 24.29 और यहाँ 20। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मृत्यु दर 41.9 अब क्या है 32 है। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करता। आज इसे कंप्लीट करवा देंगे, बजट और आर्थिक समीक्षा। उसके बाद अगले वीडियो में आगे हम लोग बढ़ेंगे। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करता भारत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मैक्सिको 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर और चीन जो है 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल सितंबर में भारत में टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन से हैं? भारत में टॉप 3 निवेश करने वाले देश, FDI वाले देश, पहला है सिंगापुर, दूसरा है मॉरिशस और तीसरा है UAE। सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। अब भारत में टॉप 3 FDI को आकर्षित करने वाले जो क्षेत्र हैं कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। दूसरा है सेवाएं और तीसरा है व्यापार। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सेवाएं और व्यापार, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है वर्ष 2023 में हुए प्रमुख निधन, जिसे हम लोग टॉपिक नंबर 7 से आगे वाले वीडियो में देखेंगे। चलिए, आई होप यह क्लास पसंद आया होगा। बिल्कुल आराम तरीके से मैंने इसे कंप्लीट करवाया। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट है, जहाँ तक हो सके इसे आप लोग शेयर करके मेरी हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।